Okay, so this is the question number 36. ओके जो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत सारी NCERT एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पकड़ेंगे। यहाँ पे कोई लेंथ है अराउंड 2.4 सेंटीमीटर की, जिसके अंदर अरेंजमेंट की गई है कार्बन के एटम्स की ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है? 2 × 10⁸ एटम्स इसके अंदर अरेंज किए हुए हैं। तो हमको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो पहली बात तो है कि हमको ये करने से पहले ये जो एरिया है, ठीक है, मतलब कि 2.4 सेंटीमीटर में ये इतने एटम्स जो है भरे हुए हैं, तो हमको डायामीटर हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक एन एटम ऑफ सी की मैं बात करूं, ठीक है, एन एटम ऑफ सी, तो वो कितना एरिया कवर करेगा? कवर्स लेंथ इक्वल टू इट्स डायमीटर। उसका जितना डायमीटर होगा, ये अगर मान लो कि ये जो है वो इतना इसने कवर किया है, तो ये इसके डायमीटर के बराबर लेंथ होगी। ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने ये जो है वो किया हुआ है, तो इतनी इसने कितनी कवर की? तो इसके डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो एक का फाइंड करोगे आप, एक का कितना होगा? एरिया कवर्ड बाय a single C atom is, जो 2.4 सेंटीमीटर का एरिया है, ठीक है, अपॉन 2 × 10⁸ कर दो एटम से। तो ये आप कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? अराउंड 1.2 10⁻⁸ ठीक है, 1.2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर के अंदर, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन अभी रहने दो ऐसे ही। ठीक है, ये जो है वो ये एरिया जो है वो एक सी एटम क्या करेगा? कवर करेगा, और ये किसके बराबर है? उस एटम के डायमीटर के बराबर है। तो हमको डायमीटर इनडायरेक्टली मिल गया। डायमीटर of a single C atom कितना है? 1.2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो रेडियस तो इजी फाइंड कर सकते हो। क्या करो? 1.2 × 10⁻⁸/2, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, तो क्या आ जाएगा? 1.2 है तो 0.6 आ जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये रेडियस आ जाएगी। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर निकाल के मीटर करना है ना, तो सेंटीमीटर को यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा? 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इंटू 1 मीटर अपॉन 100, मतलब कि 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 10⁻⁸ - 2, तो क्या हो जाएगा? 0.6 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन जैसा ही है। हमको जिंक के बारे में बताया गया कि द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ Zn एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर and number of atoms present in a length of
1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज साइड बाय साइड। अब ये डायमीटर दिया गया है 2.6, मतलब कि इतना एरिया कवर्ड करेगा बाय अ जिंक एटम, मतलब कि एक जिंक का एटम इतना एरिया कवर करेगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू ऑल नो 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.6 एमस्ट्रॉम है तो 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। नाउ अब हमको डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस इज 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। इतना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। फिर अगर आपको पूछा क्या गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज साइड बाय साइड। अब 1.6 पूछा गया है, सेंटीमीटर के अंदर कितना होगा, अभी सेंटीमीटर के अंदर है तो ये जो है हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी इसको करेंगे हम एमस्ट्रॉम में तो करने से रहे, इसको अगर काम कर लो पीकोमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। पीकोमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, तो कहाँ क्या हो जाएगा, 130 इंटू 10⁻10 है, ठीक है। तो इसको अगर आप पीकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो अगर ये जो 1.3 है, अगर इसको मैं 13/10 लिखूँ, ठीक है, 13/10 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 10⁻1 है तो 11 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 11 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर। अगर मान लो कि यहाँ पे मुझे 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻1 यहाँ पे रख दूँ तो 12 हो जाएगा, लेकिन निगलेक्ट करना है तो 10⁻1 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये और ये तो क्या हो जाएगा 10⁻13 और ये 10 इससे मल्टीप्लाई करो 130 अपॉन 10⁻12 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देखो, ओके। कुछ नहीं किया, ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10/10 से मल्टीप्लाई किया, अब अगर आप ऐसे लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 10/10 तो भी वो सही में है, ठीक है। क्योंकि एक ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 130 हो जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। अब इसको पीकोमीटर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। यू ऑल नो 1 पीकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, तो ये -12 है ही, तो 130 पीकोमीटर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओके। क्लियर, चलो इतना क्लियर हो गया, ओके। चलो पीकोमीटर का तो आ गया, अब कितने एटम प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर के अंदर वो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, ये इसका अब हमने रेडियस फाइंड किया है, इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। 1 Zn एटम कवर 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर, इतना एरिया जो है वो क्या करता है, वो ये बोल दो आप कि कवर करता है, ये जो डायमीटर हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो 1.6, अब 1.6 सेंटीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.6 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करना है तो 1.6 1
मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है। सेंटीमीटर कट करना है तो नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया, सेंटीमीटर कट आउट 1.6 इंटू 10⁻² मीटर, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये तो मीटर है ही, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कवर इतना मीटर, तो हाउ मेनी एटम्स, या फिर ऐसा लिखो, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया उल्टा, ऐसा लिखोगे 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर एरिया इज कवर्ड बाय 1 Zn एटम। एक Zn एटम से इतना एरिया कवर होता है जो हमको डायमीटर मिला था। तो 1.6 इंटू 10⁻² मीटर एरिया इज कवर्ड बाय हाउ मेनी जिंक एटम्स, मतलब कि कितने जिंक एटम जो है वो इस एरिया को कवर कर पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1.6 इंटू 10⁻² मीटर, सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर, मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 जो है इसको नीचे लेके आओ तो 1.6 अपॉन 2.6 होगा अराउंड 6.154 इंटू 10⁻7, क्या हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाओ वो भी सेम ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7, मतलब कि 8 होगा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ से हमने खसकाया है इसलिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आंसर आएगा। ओके, इतने Zn एटम जो है वो क्या हो गए, एटम्स ऑफ Zn क्या होंगे, इस एरिया के अंदर क्या होंगे, साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, तो इतना नोट करो, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर कोई सर्टेन पार्टिकल्स दिए गए हैं जिसका टोटल चार्ज जो है वो क्या है 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो 10⁻16 टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने मिलेंगे 1.56 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर, सेम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में मिलिकिन का एक्सपेरिमेंट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स रेज if the static electric charge on the oil drop is -1.282 into 10⁻18 कूलम। ये जो है वो ऑयल ड्रॉप पे यहाँ पे बताया रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब ये वो ऑयल ड्रॉप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, तो सेम है, ये जो ड्रॉप के अंदर इतना चार्ज दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसको डिवाइड कर दोगे -1.282 इंटू 10⁻18। अब आपको ये भी, अब यहाँ पे माइनस हम लिखते नहीं है, लेकिन इस केस में हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस होता है। हमको तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव में ही होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये लिख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स उस ड्रॉप के अंदर होंगे तब जाके उसका चार्ज इतना होगा, ठीक है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 जो है विच इज ऑफ थियोरेटिकल है। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used
टू बी बॉम्बार्डेड बाय द अल्फा पार्टिकल। वो जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स का यूज हुआ था गोल्ड फॉइल के अंदर, ठीक है। इफ द थिन फॉइल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज यूज्ड, व्हाट डिफरेंस वुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव रिजल्ट। अगर गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम की फॉइल यूज होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो ये थियोरेटिक पोर्शन है, तो इसका जो आंसर है वो आपको मैं पीडीएफ वाइज में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से कलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमको एक एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट है, उसका जो मास, एटॉमिक मास है वो कितना है 81। यू बोल दो या कुछ भी बोल दो, ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर या इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दिया गया हमको। अब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि उनका ही मास होता है ना। एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन का तो कोई कंसीडर नहीं करता क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है ना, इन दोनों का ही होता है, इज इक्वल टू ए। लेकिन इसके अंदर बोला गया है कि मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, मतलब कि न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। ये न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यहाँ पे कितने परसेंट, तो 31% ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे ये जो है, ठीक है, अगर मान लो कि हमको x यहाँ पे हम गेस करेंगे तो इसका क्या होगा x प्लस 31.7%, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एटॉमिक सिंबल फाइंड करना है इस एलिमेंट का। कौन होगा एलिमेंट, इन शॉर्ट बोल दूँ तो, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये दिया ही हुआ है, तो मैंने बोला लेट्स टेक द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ बोल दो या वेट बोल दो, दोनों सेम ही होंगे। x प्लस 31.7% परसेंट को कैसे लिखोगे, 31 सॉरी x के 31% ना, 31.7% ऑफ x, क्योंकि ये तो है ही, इसके 31.7% हो गए, ठीक है। तो क्या आएगा, जब आप ये करोगे 31.7% ऑफ x का मतलब है x इंटू 31.7 बाई 100। परसेंटेज का तो आपको मालूम है ना, तो 100x प्लस 31.7x अपॉन 100। इसको आप जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 1.317x, ठीक है। ये सीधा 100 को डाल के किया हुआ है। इतना जो है वो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके क्लियर। प्रोटॉन तो हमने गेस किए हैं x, ये मिल गए हमको न्यूट्रॉन। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x विच इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज 1.317x। तो टोटल क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो दिया हुआ है 81, दिया हुआ है ना 81, बस सीधा डाल दो 1.317x, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 81 इज इक्वल टू 2.317x, ये यहाँ पे डाल दो तो x इज इक्वल टू 81 बाई 2.317 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अराउंड 34.96 आएगी विच इज 35। क्या आई 35, मतलब कि हमको x की वैल्यू मिल गई, मतलब कि प्रोटॉन के नंबर की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 35, ठीक है 35। तो हमको क्या फाइंड करना है, अभी 35 मिल गई है
और एटॉमिक मास तो हमको मालूम है 81। तो देखो सिंबल क्या आएगा, सिंबल आप सर्च कर दो तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यह आएगा Br विच इज 81 and 35। ओके, क्लियर। Br किसका आता है, ब्रोमियम का आता है ना। चलो ये क्लियर। तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 44 है, 43 इसके बाद देखते हैं, 44 पहले देख लेते हैं। ठीक है, कोई आयन दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास है 56 ए विच इज 56। कोई अभी ये एलिमेंट नहीं है, ये आयन है, मतलब कि इस पे कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। आयंस का मतलब मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे तो आयंस बन जाएंगे। ठीक है, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.5% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सिंबल हमें देखना है। अब पहली चीज देखो कि इसके अंदर 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। कितना है, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन, कोई मान लो कि इसमें क्या करेंगे, x तो वो लेंगे, तो ये मान लो कि कोई p है कोई एलिमेंट। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है 3। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इस भाई ने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए हैं। क्या कर दिए, डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके नंबर जो है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। प्रोटॉन के तो वही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन के कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन तो वैसे ही रहेंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सीधे दिए हुए थे, उसको गैस कर लो x, क्योंकि तो ही ज़्यादा क्लियर आउट होगा। लेट्स टेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x, तो प्रोटॉन मिल जाएंगे 3 + x। अगर प्रोटॉन को x लेंगे तो फिर उसको क्या ले लेंगे, ठीक है ना, इसलिए उसको x ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, गेस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। अब यहां पे न्यूट्रॉन्स फाइंड करने से पहले जो हमको एक स्टेटमेंट अंदर दी गई है कि इस आयन के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एक्स विच इज इलेक्ट्रॉन से एक्स के 30.4% ऑफ एक्स ज्यादा है। तो x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 30.4, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, और ये सीधा क्या हो जाएगा, इंटू एक्स अपॉन 100। 30.4 ही रहेगा ना, ये परसेंटेज निकाला इसलिए 100 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो, 100x प्लस 30.4x बाय 100। फर्दर क्लैरिफिकेशन आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.304x। मतलब कि न्यूट्रॉन भी मिल गए, लेकिन हमको अभी x फाइंड करना पड़ेगा ना। अब x फाइंड करने के लिए हमको कोई एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास देना चाहिए, और हमको दिया है 56। तो 56 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, x प्लस 3 प्लस न्यूट्रॉन क्या है 1.304x इज इक्वल टू 56। ठीक है, ये आप जब करोगे ना, ये किसका इक्वेशन है, ये एटॉमिक मास का है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा, और न्यूट्रॉन 30.4% ज़्यादा, वो हमको फाइंड कर लिया हमने। तो सीधे अब वैल्यू रखना है ना, 56 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है, ये 1 है, तो क्या होगा 2.304x प्लस 3। ठीक है, तो इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन करोगे तो
क्या आएगा, तो इसको फर्दर जब आप क्लैरिफिकेशन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 यहाँ पे लेके आओगे तो 53 इज इक्वल टू 2.304 x, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अराउंड 53 बाई 2.304 विच इज़ अराउंड 23 आएगा आंसर नियरली। ठीक है, आप कर लेना, 23 आना चाहिए नियरली, ओवरऑल राउंड ऑफ करोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए, कितने, x की वैल्यू थी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज x प्लस 3 विच इज 26। ठीक है, तो अभी इतना मिल गया है तो क्या करो, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 56, उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 56 विच इज एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, क्योंकि ये हमने बताया, हमको मालूम है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये इसको यहाँ पे लेके गए तो 56 माइनस ये हमको मिल गया 26, तो 30 मिल गया। सिंबल क्या मिला, सिंबल तो आपको आना ही चाहिए, सिंबल आ जाएगा Fe3 प्लस। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 56 है और ये क्या है 26 है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो 43 है वो होमवर्क में करना है, सेम है जो हमने 2 एग्जाम्पल किए वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, कोई आयन दिया गया है जिसका मास जो है वो क्या है 37 है, मतलब कि एटॉमिक मास दिया गया है 37। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसके पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि कोई मान लो कि एलिमेंट होगा n, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस। ठीक है, एंड 30.4% सॉरी 11.1% ऑफ मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन x ले लो, आप क्या ले लो, इलेक्ट्रॉन x लोगे। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हमको मिल जाएंगे कितने, x प्लस 11.1% ऑफ x, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को आपने x गैस किया तो ये क्या गैस करना पड़ेगा, अरे इस पे से आप क्या फाइंड करो, आप x फाइंड कर लो, तो x जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना, और प्रोटॉन होंगे तो आपको एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा, सीधी सी बात है। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर की होगी, लेकिन उसमें क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, यह आयन मिल जाएगा। ये तो एटॉमिक मास दिया ही हुआ है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, करना अराउंड क्लोरीन आना चाहिए, 37 है तो क्लोरीन आना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना हो, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। 45, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमको अरेंज करना है, तो पहले कॉस्मिक रेज आएगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो, उसके बाद आएगी एक्सरेज, उसके बाद आएगी एम्बर लाइट, उसके बाद आएगी माइक्रोवेव, और उसके बाद आएगी एफएम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑर्डर आएगा आंसर के अंदर। ठीक है, 46 की बात करें तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेज़र। कोई लेज़र है नाइट्रोजन की, ठीक है, उसकी वेवलेंथ दी गई है, लैम्बडा की वैल्यू दी गई है 337.1 नैनोमीटर। ठीक है, और फोटॉन जो है वो भी एमिट जो हो रहे हैं वो दिया गया है, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन विच इज 5.6 इंटू 10⁻²4। ठीक है, तो इसको क्या करो, E इज इक्वल टू NHV में रख दो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स है, एक फोटॉन्स नहीं है, N है ना। या फिर आप पहले एक फोटोन की जो ये वैल्यू है एनर्जी, ये फाइंड कर लो, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सेम ही है। E इज इक्वल टू HV, ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, लेकिन हमको इतने फोटोन दिए गए हैं
तो एक फोटोन की एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आप सीधे ही कर सकते हो, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पे इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे c अपॉन लेमड़ा रखना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू, तो ये रख दो, c की वैल्यू क्या है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर बाई सेकंड, और लेमड़ा की वैल्यू आपको दी गई है 337.1, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर है ना, 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर है, तो 10⁻⁹ लिख लिया। ये जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.3 10⁶ जूल। ये एनर्जी आएगी इतने फोटॉन्स की, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये ज़्यादातर फोकस में नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पे ही सब पूरा चैप्टर टिका है, मतलब कि इसमें से सिर्फ हमको बेसिक ही पकड़ना है, ठीक है। इसके सिवाय दूसरे एग्जाम्पल हम करेंगे, मतलब कि कंप्लीट ही करना है। तो जो मेन एग्जाम्पल है वही यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 67 एग्जाम्पल्स है। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो है वो आप बोल सकते हो कि उसमें आप फोटोन की एनर्जी फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है, वही है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। और बेसिक से ही एग्जाम्पल बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही ये बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंस होती है उस पर, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। 64 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। अब कोई न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि ये आपको बोला था ये न्यूक्लियस है, इस पे इस जो ऑर्बिटल है उस पे जो भी ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, लार्जर न्यूक्लियर चार्ज बोला जाएगा उसको, इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हमको दी गई है 2s एंड 3s के बीच किसको लगेगा ज़्यादा। इसके बाद हमको बोली गई है 4d एंड 4f, और थर्ड वन हमको बोली गई है 3d एंड 3p। अब इन तो तीनों में से किस पे लगेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहली बात है कि न्यूक्लियस के जितने नज़दीक होंगे उसको लगेगा, तो 3s से 2s ज़्यादा नज़दीक है तो इसको ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। 4d और 4f में ये ज़्यादा नज़दीक है तो इसको लगेगा, ठीक है। इसमें और इसमें किसको लगेगा, सीधी सी बात है इसको लगेगा, ये ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। जो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसे इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केसेस में क्या होगा, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन दोनों के केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिलिकॉन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज वो सहेगा, मतलब इस पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, वो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो मैंने आपको पूरा एलिमेंट की दिखाई है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और सिलिकॉन का है 14, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगी, 1s² 2s² 2p6, ठीक है, क्या हो गए 10 हो गए, 3s² 3p1, ठीक है ना, 4 6 10 12 और 13, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2, ठीक है, इसका भी 3p2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया।
एक बार मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ तो फिर क्या, हाँ ठीक है बराबर है। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो है और इसके अंदर, अब यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे 3p के अंदर ये 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही एक इलेक्ट्रॉन ये तो खाली है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये एक भरा एक, मतलब कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस पर क्या लगेगा, चार्ज होगा। ठीक है, अगर पैड होंगे तो ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन ये तो अनपैड है तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतने क्या लगेंगे, उस पर चार्ज लगेगा। ठीक है, इसी वजह से इस पर ज़्यादा चार्ज लगेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 62 एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो सबके क्वांटम नंबर की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अराउंड 6 जैसे हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना है। तो कैसे रखोगे, तो पहले तो क्या करो, आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे इन दो वैल्यू से आपको पता चलेगा कि शेल कौन सी है और सब शेल कौन सी है। ठीक है, तो ये 4 है, मतलब कि इसकी जो मेन शेल है वो क्या 4 है, एल मतलब कि 2। अब आपको मालूम है एस पी डी एफ, इसके लिए वैल्यू क्या है 0 1 2 3। एल की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे ऑर्बिट या सब शेल बोल दो, सब शेल। अब 2 आई, एल की वैल्यू 2, मतलब कि ये क्या है, डी है, तो 4d है ये। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चलेगा, अभी 4dx 4dy कुछ भी होगा, ये सबकी वैल्यू सेम है तो 4d होगी। ठीक है, इतना क्लियर। चलो ओके, अब यहाँ पे आओ, थर्ड शेल है, वैल्यू क्या है 2, मतलब कि d, ये 3d है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है 4 है, तो 4 शेल है, l की वैल्यू 1 है, तो 1 किसके लिए p है, तो ये 4p है। सब शेल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सब शेल लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये 3 है, तो मेन क्या होगा, ऑर्बिट 3, l की वैल्यू 2 है, तो 2 किसके लिए है, d के लिए, तो 3d। क्लियर, देखो अब यहाँ पे भी 3d आई, यहाँ पे भी 3d आई, लेकिन इसका जो ये नंबर है वो चेंज है। इसका मतलब अगर हम इसको 3dxy ले ले तो इसको 3dyz ले सकते हैं, क्योंकि d के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। कितनी, 5। चलो अब यहाँ पे आओ, ये 3 मतलब कि थर्ड शेल, L1 1 के लिए होते हैं p, मतलब कि 3p सब शेल। ये क्या है 4, L के लिए 1 मतलब कि 4p। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि n+l रूल लगाना है हमको। ठीक है, तो पहले कहाँ पे देखो 3p है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही n+l फाइंड कर लेता हूँ, एनर्जी जिसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, यहाँ 4d का तो हाँ 4d का ऊपर नहीं लिखा जाएगा ना, तो एक काम करता हूँ नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो अब सब शेल फाइंड कर दी। पहली क्या थी, पहली थी 4d, उसकी एनर्जी फाइंड करेंगे, n+l इज इक्वल टू एनर्जी। उसके बाद क्या थी, उसके बाद थी 3d, उसके बाद 4p हमने फाइंड किया, उसके बाद 3d वापस से, उसके बाद 3p और उसके बाद 4p। ठीक है, तो 4d की वैल्यू क्या होगी, 4 + 2 विच इज 6 एनर्जी। 3d की वैल्यू क्या होगी, 3 + 2 विच इज 5। अब ये कहाँ से आया, तो d के लिए 2 है, d के लिए 2 है। अब ये शेल है n+l है ना, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, 4p के लिए जो आगे हमने देखा ना n+l, ये जो वैल्यू थी ना, ये इसको ही हम क्या कर रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं n+l। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कि 4 + 1 विच इज़ 5। 3d के लिए क्या होगा, 3 + 2 विच इज़ 5। 3p के लिए क्या होगा, 3 + 1 विच इज़ 4, और 4p के लिए 4 + 1 विच इज़ 5। अब आपको मालूम है अगर एनर्जी सेम होगी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, तो ही क्या होगा, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स बोली जाएगी। तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहाँ पे है, देखो अब ये 3d है, ये भी 3d है, तो ये दोनों डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है। देखो ये 4p, ये 4p,
5 ये भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3p4 है और ये 4d, मतलब कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3p की है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे पहले आएगी हमारी 3p, और एक ही है तो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद किसकी आएगी, उसके बाद आएगी 5 वाली, ठीक है। तो इसके बाद आप देखो 3d का भी पावर 5 है और 4p का भी पावर 5 है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये आएगी 3p, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3d है ना, ये भी 3d ये भी 3d, क्योंकि टोटल 5 हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3d, मतलब कि ये दोनों आ गए। सॉरी, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ कि 3d और यहाँ पे 3d है ना, जो पहले हमने 3d फाइंड की थी उसके बाद भी हमने 3d फाइंड की थी। तो एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं 3dxy और इसको 3dyz ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली वाली हमको 3px ले लेते हैं, तो 3px उसके बाद 3dxy इज इक्वल टू 3dyz, क्योंकि दोनों डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है। उसके बाद चलो अब ये आ गई, तो ये उसके बाद ये आएगी 5 वाली, तो ये दोनों की ये सेम है, तो इसको px ले लो, इसको py ले लो, तो क्या हो जाएगा 4px इज इक्वल टू 4py, ठीक है। अब लास्ट में बची ये 4d वाली, तो इसको लिख दो 4d, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है, हमको एक ही है, तो फिर क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। हो गया क्लियर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म, ओके। चलो अब अगला जो है वो क्या, अगला 6 पॉइंट कौन सा है, 66 वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन है 66 वाला, ठीक है। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फोस्फोरस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना है, मतलब कि अकेले उसका एटॉमिक नंबर है 15, तो क्या हो जाएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब 10 है, तो निकल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3s² 3p3, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ 1s² 2s² 2p6, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसलिए सीधे निकल लिख लिया, आगे मैंने बताया हुआ ये। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 रह सकते हैं, तो ये क्या है अनपेयर्ड है। कितने अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, फोस्फोरस के अंदर कितने हैं 3 है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो हम देख लेते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 14, तो यहाँ पे क्या होगा एक ये हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या है देखो सेम ही आएगा, इससे एक कम कर दो 3s² 3p2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो रहेंगे वही क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्रोमियम विच इज z इज इक्वल टू 24, जो मैंने आपको एक्सेप्शनल केसेस बताए थे कॉपर और क्रोमियम के, उसमें से ये क्रोमियम है, ठीक है। तो इसके क्या होंगे क्रोमियम का 4s² तक ये 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 3d5 4s1, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन एक उछल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 5 भी अनपेयर्ड है और ये भी, क्योंकि इसके अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह सकते हैं, तो कोई जब तक ये 5 से ज़्यादा नहीं भरेंगे तब तक ये 5 तो खाली रहेंगे, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप वो जो मैंने किया हुआ है आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर फेरस z इज इक्वल टू 26, तो आर्गन 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद 3d6 और 4s², क्योंकि 26 है यहाँ पे 20, उसके बाद 26 है ना, सॉरी 26 है, तो यहाँ पे 18 सॉरी 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये 18 और 20 और 6 26, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है। हाँ बराबर है, यहाँ पे क्या है, ये तो पूरा भरा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 5 बॉक्सेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो पैड हो गए, तो कितने खाली है, 4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अनपैड हो गए, मतलब कि अकेले। फिर Kr क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 36। अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, मतलब कि 18 और 28 और 4s में बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद किस में बैठेंगे, 4p6 में, 28 इसके साथ 28 18 28 30 और 36। तो इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये उसमें भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पे 6 है, इसके अंदर 2 रह सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 10 रह सकते हैं, यहाँ पे भी 10 है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपैड नहीं है, सभी जो है वो क्या है, पैड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर पूछा गया है कि हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सब सेल्स हैविंग m वैल्यू ऑफ -1/2 फॉर n इज इक्वल टू 4। तो 4 के अंदर कितनी सब सेल्स हैं, तो हमको मालूम है जितने नंबर उतनी सब सेल, तो 4s 4p 4d और 4f, इतनी क्या होगी, सब सेल्स होगी, ठीक है, इतनी क्या होगी, सब सेल्स होगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, मतलब कि अगर मान लो कि जिसका ये जो वैल्यू है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर का -1/2 है, क्या है, -1/2, ठीक है। वो स्पिन ये इस स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, तो देखो अब यहाँ पे 4s का एक ऑर्बिटल है, 4p में कितनी है, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 4d में 5 ऑर्बिटल है, 2 3 4 और 5, और 4f में क्या है, 7 है, कितने हैं, 7 4 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है। सब में एक ऑर्बिटल के अंदर 2 स्पिन होती है, +1/2 या -1/2, ठीक है। हमको बोला है कि इस स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे एक होगा स्पिन वाला और एक ऑपोजिट स्पिन वाला, ठीक है, तो उसको नहीं गिनना, हमको तो यही गिनना है। तो क्या हो जाएंगे, सब में एक एक होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस स्पिन वाले, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 ही स्पिन होती है, +1/2 या -1/2, हमको तो सिर्फ -1/2 बोला है, तो फिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 हो गए। हाँ, एक और चीज, अगर आपको किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करना है, तो आप क्या करो, 2n² का ये जो आप बोल सकते हो कि ये एक फॉर्मूला है, उसको यूज कर सकते हो। अगर 4th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 × 4⁻², n इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या हो जाएगा, 16 विच इज 32, रह कितने सकते हैं, 32, तो इस स्पिन के लिए कितने होंगे, 16 होंगे, तो बाकी के +1/2 के 16 होंगे, +1/2 स्पिन वाले, तो टोटल हो गए ना 32, ठीक है। तो ये इक्वेशन में आप सीधे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डाल के सीधे आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म, अब हम चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो।